में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो इस मंत्र के माध्यम से हम उस परम पिता परमात्मा से ये अनुरोध करते हैं कि वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाए, और यदि बुद्धि सन्मार्ग पर लग जाती है तो हम अपने जीवन में सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और आज का विषय भी लगभग इससे मिलता जुलता है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि प्रतिभा सिद्धांत। तो बुद्धि कितने प्रकार की होती है? क्या केवल किसी भी सब्जेक्ट में तेज होना ही बुद्धि है? जैसा अभी रितु जी ने बताया कि अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति मैथमेटिक्स में या इंग्लिश में बहुत अच्छा है, क्लास में अच्छे नंबर पा रहा है, तो वो बुद्धिमान है। तो क्या यही बुद्धि है? इसको हावर्ड गार्डनर जी ने इसमें कुछ फेरबदल किया और उन्होंने बताया कि बुद्धियां कई प्रकार की होती हैं, और 9 तरह की बुद्धि के बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा की। और सबसे पहले उन्होंने अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में 1983 में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में बताया। आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें एक छोटा सा खरगोश जंगल के राजा शेर को कुएं में कूदने पर मजबूर कर देता है। कैसे कर देता है? अपनी बुद्धि के बल पर। जंगल का राजा शेर किसी भी जानवर को किसी भी दिन पकड़कर मार देता था तथा अपनी भूख मिटाता था। इससे सभी जानवर परेशान थे। लेकिन जब खरगोश की बारी आई तो उसने कुछ ऐसी बुद्धिमता पूर्वक ऐसा प्रयास किया कि शेर को अल्टीमेटली कुएं में गिर जाना पड़ा, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इससे सभी जानवर जंगल के मुक्त हो गए। इस कहानी को आपने जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप इसको नेट पर आराम से देख पाएंगे, या लास्ट में समय होगा तो आप पूछ सकते हैं। अब सवाल होता है कि बुद्धि क्या है, और जो बुद्धि है क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? यदि बढ़ाया जा सकता है तो किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उसके तरीके क्या होंगे? तो इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बुद्धि बेसिकली, बुद्धि के ऊपर हमारे बहुत से मनोवैज्ञानिक एक लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो सभी एक मत नहीं हो सके, क्योंकि ये इतना विस्तृत वर्ड है, एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ लगाए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी समझने के लिए हम कहते हैं कि बुद्धि वो मानसिक शक्ति है जो तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध जोड़ने, तर्क के अनुसार सही गलत का निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने तथा नई परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता प्रदान करती है। तो इस तरह आप देखते हैं कि बुद्धि केवल एक किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि किसी भी समस्या, किसी भी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति, जब कोई परिस्थिति आपके सामने आती है तो आप उसको समझते हैं, और अपने पुराने अनुभव के हिसाब से जो भी आपने पुराने अनुभव आपके हैं उनको आप उस समय प्रयोग करते हैं और उस समस्या को समाधान कर पाते हैं। पहले लोगों की यही सोच थी कि यदि किसी बच्चे का आईक्यू अच्छा है तो वो बच्चा इंटेलिजेंट है, यदि वो क्लास में फर्स्ट आ रहा है तो वो इंटेलिजेंट है और वो सब कुछ कर सकता है, बाकी दूसरे लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस चीज को नकार दिया है हावर्ड गार्डनर जी ने, और उन्होंने कहा कि बुद्धि कई तरह की होती है और सभी लोगों के पास ये सारी बुद्धियां होती हैं। पहले लोगों का ये मानना था, आइए हम देखते हैं कि पारंपरिक दृष्टिकोण, जो पहले लोग बुद्धि के बारे में सोचते थे, और जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? तो पारंपरिक दृष्टिकोण जहां ये कहता था कि लोग एक निश्चित मात्रा में बुद्धि के साथ पैदा होते हैं, मतलब जो बुद्धि, जो आईक्यू लेवल उनका जन्म के समय होता है वही उनका मृत्यु के समय होता है, मतलब इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। लेकिन आज की थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये कहती है कि बुद्धि को चेंज किया जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है, बुद्धि के स्तर में सुधार किया जा सकता है। पहले जहां लोग ये कहते थे कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है इसे नापा जा सकता है परीक्षणों के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा। और कौन से प्रयोग थे? आईक्यू टेस्ट वगैरह, छोटे छोटे क्वेश्चंस के बेसिस पर होते थे। उसके बेसिस पर आप समझते हैं कि हम बता देते थे कि किसी व्यक्ति में का आईक्यू कितना परसेंटेज है। लेकिन
मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ये कहती है कि बुद्धि को नापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बुद्धि सीखने और समस्याओं को समाधान करने की शैली को बढ़ावा देती है। तो इस तरह से इसको किसी छोटे छोटे क्वेश्चन से या किसी फार्मूले के माध्यम से नापा नहीं जा सकता है। तो अब आइए मुख्य सब्जेक्ट पर आते हैं कि जो 9 तरह की बुद्धि जिसके बारे में लगातार कई बार बात हुई, तो ये 9 तरह की बुद्धि कौन सी हैं जिन्हें हार्वर्ड गार्डनर जी ने बताया। तो इसमें सबसे पहली आती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। दूसरा आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। तो ये दो वर्ड जो हैं थोड़ा सा आपस में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जहां पर हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, वहां पर हम दो लोग या दो से अधिक लोगों के बीच जब आप संबंध बना रहे हैं, आप कोई बात कर रहे हैं, तब हम जो बुद्धि की बात करेंगे वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाएगा। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है अंतः वैयक्तिक, मतलब जब हम स्वयं की बारे में बात करते हैं, उस व्यक्ति के अपने अनुभव के बारे में बात करते हैं, उसकी अपनी क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं, तो वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। मतलब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है स्वयं के बारे में बात करना, और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हम इसकी चर्चा करते हैं। तीसरा आता है संगीत लयबद्ध बुद्धि, म्यूजिकल रिदमिक इंटेलिजेंस। चौथे नंबर पे आता है लिंग्विस्टिक या वर्बल इंटेलिजेंस, भाषाई या मौखिक बुद्धि। पांचवा आता है तार्किक या गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस, स्थानिक या दृश्य बुद्धि। उसके बाद बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक किनेस्थेटिक बुद्धि। फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि। और लास्ट में है अस्तित्ववादी बुद्धि, मतलब एग्जिस्टेंशलिस्ट इंटेलिजेंस। तो अब ये जो 9 तरह की बुद्धि बताई गई, ये क्या हैं, इनको हम देखते हैं। चलिए, इसके पहले कि हम इनके विस्तृत रूपरेखा में जाएं, कभी कभी सवाल ये भी होता है कि क्या जो बच्चे शुरू से किसी परेशानी के मारे हैं, विपन्नताएं हैं, यदि बचपन से ही बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, जन्मजात बीमारियां हो जाती हैं, तो क्या ऐसे बच्चे भी किसी भी इंटेलिजेंस में आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी कार्य में आगे बढ़ सकते हैं? तो ये बात हार्वर्ड गार्डनर जी के भी सामने थी, और उन्होंने बहुत से उदाहरणों पर कार्य किया और ये बताया कि किसी भी तरह की विपन्नता या परेशानी प्रतिभा के सामने कोई रोड़ा नहीं बन सकती। मतलब किसी भी तरह की कोई परेशानी है, फिर भी यदि आपकी इच्छा शक्ति अच्छी है, यदि आपका संकल्प दृढ़ है, तो आप अपने कार्य में जरूर सफल हो सकते हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है हेलन केलर जी का। इनको आपने, बहुत से लोगों ने इनको सुना होगा। ये अमेरिका की रहने वाली थी। बचपन में ही इन्हें एक बीमारी हो गई, जिसकी वजह से ये अंधी, बहरी और गूंगी हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो न देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है, उसका जीवन कैसा होगा। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। अपने सूझबूझ और संकल्प बल के सहारे ये हमेशा आगे बढ़ती रहीं। इन्होंने एमए इंग्लिश में किया, उससे इनको संतुष्टि नहीं हुई। इन्होंने जर्मन और लैटिन भाषा में प्रोफिशिएंसी हासिल की और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद ये बहुत से देश विदेशों में इन्होंने भ्रमण किया और महिलाओं, अपंगों और श्रमिकों के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए। बहुत सी दूसरी यूनिवर्सिटीज ने इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की, प्रदान की, और बहुत कुछ पैसा इनको डोनेशन में मिला। लेकिन सारा का सारा पैसा, जो भी चीजें इनको मिली, इन्होंने सब श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए या अपंगों की सेवा में लगा दिया। दूसरा एग्जाम्पल है लियोनार्डो दा विंची का। अधिकतर आपने लोगों से कहते सुना होगा कि हमें दूसरों का सहयोग नहीं मिला, हमें प्यार नहीं मिला, भाग्य ने, किस्मत ने हमें साथ नहीं दिया, नहीं तो हम ये करते, वो करते। लेकिन ऐसे लोगों को
लियोनार्डो दा विंची का एग्जाम्पल देखना चाहिए, जो इटली फ्लोरेंस के रहने वाले थे। इन्होंने भी अपने हर कार्य में पूरी तत्परता और हर विषय में गहराई से सोच और संकल्प बल के सहारे इन्होंने जीवन में सब कुछ हासिल किया। और आप इनकी हम क्वालिटीज की बात करेंगे तो जो 9 तरह की बुद्धियों की हम बात करते हैं, हम ये पाएंगे कि सारी तरह की 9 बुद्धियों के ये मालिक थे। इनकी विशेषताओं में ये निरोग और बलिष्ठ शरीर के धनी थे, महान मूर्तिकार और चित्रकार थे, साहित्यकार और कवि थे, दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे, संगीतज्ञ थे, वैज्ञानिक, युद्ध कला विशेषज्ञ, विद्वान वक्ता और सुसंस्कृत व्यक्तित्व के धनी थे। तो आप सोच सकते हैं कोई भी व्यक्ति यदि लगातार संकल्प बल के सहारे कार्य करता रहे तो वो सब कुछ कर सकता है। ये एग्जाम्पल तो थे विदेशों के। अब लोग सोचते हैं क्या हमारे देश में भी ऐसी प्रतिभाएं हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश में भी ऐसी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ पर केवल हम एक एग्जाम्पल और लेना चाहेंगे, हृदयेश्वर भाटी जी का, जो राजस्थान के रहने वाले थे। इनको भी बचपन में ही एक बीमारी हो गई जिसे ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, जिसकी वजह से ये अपने पैरों पर कभी खड़े नहीं हो पाए। इनका जन्म 2002 में हुआ था और छोटी सी उम्र में ही वर्ष 2021 में ये हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इतने छोटे से उम्र में आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया। शतरंज का खेल आप सभी लोग जानते हैं कि सामान्यतः 2 लोग बैठकर खेलते हैं, आमने सामने बैठकर खेलते हैं, लेकिन इन्होंने एक इस प्रकार का इसका वेरिएंट निकाला कि 6 लोग बैठ करके शतरंज के खेल को एक साथ खेल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि छोटी सी उम्र में इन्होंने कितना बड़ा कार्य किया। न केवल इन्होंने इसको इजाद किया बल्कि 2013 में इन्होंने इसको पेटेंट भी करा दिया। इन्हें बहुत से पुरस्कारों से देश विदेश द्वारा नवाजा गया, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार मुख्य है। अब आइए बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता इस कोर्स में क्यों है, गर्भावस्था के दौरान ये विषय क्यों बताया जा रहा है। बहुत से सब्जेक्ट आपने सुने अभी तक, तो अब सवाल ये है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में क्यों बताया जा रहा है। तो अभी मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने शायद सभी के मन में ये बात एकदम पूरी तरह से बैठ गई होगी कि शिशु का 80% से अधिक मस्तिष्क का विकास गर्भ के दौरान ही हो जाता है। तो अब जब 80% किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी की नींव गर्भ में पड़ जाती है, तो आवश्यकता इस बात की है कि हम उसमें जिन गुणों को देखना चाहते हैं, जिन क्वालिटीज को देखना चाहते हैं, उनका बीजारोपण इसी समय कर दिया जाना चाहिए। तो यदि माँ के प्रयासों से शिशु की नींव मजबूत हो गई तो वो न केवल उस माँ का, परिवार का, बल्कि समाज का नाम और देश का नाम भी गौरवान्वित करने वाला बच्चा होगा। इसके साथ ही जहां तक वैज्ञानिक पक्ष है, उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि थ्योरी ऑफ एपिजेनेटिक आपने सुना, दीदी ने आपको पहले ही दिन बताया था और इसके बाद भी 1-2 बार इसकी चर्चा हो चुकी है। एपिजेनेटिक थ्योरी के जनक डॉक्टर ब्रूसली ये कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड, चूंकि इस अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड ही बच्चे का एक्टिव रहता है और सबकॉन्शियस माइंड की जो ग्रेस्पिंग कैपेसिटी होती है वो 20 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड होती है। जब यही व्यक्ति जन्म ले लेता है और उसकी उम्र बढ़ जाती है, तब ये कैपेसिटी घट करके केवल 40 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड की रह जाती है। तो आप देख सकते हैं कहाँ 20 मिलियन और कहाँ 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन की कैपेसिटी है। तो इसलिए यदि इस दौरान आपने प्रयास किया तो ये सभी प्रकार की या जो भी क्वालिटीज आप चाहते हैं वो बुद्धि बच्चे में अच्छी तरह से रोपित की जा सकती है। गुरुदेव कहते हैं कि ये युग परिवर्तन की बेला है और युग परिवर्तन हमारे आपके करने से नहीं बल्कि ये प्रभु का विधान है, महाकाल का ही विधान है। और भगवान अपने कार्य को अपने आप करना जानते हैं, वो उन पर ही इतनी शक्ति है कि वो अपने काम को कर लेते हैं। लेकिन इस काम को करने के लिए जब वो अवतार लेते हैं तो न केवल वो अकेले बल्कि उनके साथ बहुत सी ईश्वरीय सत्ताएं, देवात्माएं भी धरती पर अवतरित होती हैं। आप जानते हैं कि भगवान राम का साथ किसने दिया? भगवान राम का साथ बानर और गिलहरियों ने दिया। भगवान कृष्ण का साथ किसने दिया? गायों ने और ग्वाल बालों ने दिया। तो इसीलिए गुरुदेव
परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि गर्भवती माताएं भी भगवान के कार्य में भागीदारी हेतु अपने गर्भ से देवताओं को जन्म दे सकती हैं और उनके कार्य में सहयोग करने का गौरव प्राप्त कर सकती हैं। तो इस बैकग्राउंड के साथ अब हम चर्चा करते हैं कि ये बुद्धि, जो अपने 9 तरह की बुद्धि चर्चा की, ये क्या होती हैं, कैसे इनको बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें देखिए, सभी लोगों को मैं यहीं पर ये बताना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा न सोचें, परेशान न हो। कभी कभी कुछ प्रतिभागी ये सोचने लगते हैं कि भाई इतना सब बताया जा रहा है, हम इतने कम समय में सब काम कैसे करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ अलग से मेहनत करनी होगी। मैं यहाँ केवल ये बताना चाहूंगा, चूंकि ये कोर्स स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया गया है, तो इसमें इसको 3 पार्ट्स में बताया गया है, 3 हिस्सों में बताया गया है। पहली बात तो ये है कि जो भी इंटेलिजेंस है वो कैसे पहचानेंगे कि इस व्यक्ति में ये इंटेलिजेंस कम है या ज्यादा है। तो किसी व्यक्ति को देखकर कैसे हम समझ पाए कि इसमें कौन सा इंटेलिजेंस ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि अगर वो पर्टिकुलर इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति में होगा तो वो अपने जीवन में क्या कर सकता है। जब तक किसी चीज की चाह नहीं होगी तब तक आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है। तो जब आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने या वैज्ञानिक बने या आईएएस बने या अच्छे बिजनेसमैन बने या राजनीतिज्ञ बने, तब आप उसी तरह का प्रयास करते हैं जब आप उसके लाभों को, उसके फायदे को देखते हैं और उसमें आपका मन लगता है। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सेकंड पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रकार की बुद्धि आप में ज्यादा है तो आप अपनी लाइफ में क्या बन सकते हैं। और तीसरा ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि यदि माँ इस दौरान ऐसा कौन सा कार्य करे कि वो बुद्धि बच्चे में ज्यादा जाए। तो ये 3 पार्ट में आपको बताया जाएगा और इसमें हम आपको ये नहीं कहेंगे कि कोई आप नया काम करें, बल्कि जो बातें अभी तक आपको बताई गई हैं, जो बातें 14 दिन के लेक्चर में आपको बताई जाएंगी, और उसको अंत में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के क्लास में पुनः सभी चीजों को रिपीट करके और एक व्यवस्थित तरीके से पुनः आपको बताया जाएगा। यदि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को पूरी तरह फॉलो करते हैं तो आप ये जान लें कि ये सारी बातें, ये सारे इंटेलिजेंस आपके बच्चे में जा सकते हैं। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, केवल जो 14 दिन के अलग अलग क्लासेस में अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं, उनको अगर आप रिलीजियसली करते हैं तो इस प्रकार की बुद्धि आपके बच्चे में जा सकती है। तो सबसे पहला, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जैसा मैंने बताया था कि जब हम दूसरे लोगों के साथ इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसमें ऐसे जिनका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छा होता है, उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं। ऐसे प्रतिभा के धनी लोग दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना लेते हैं, दूसरों की अच्छी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को, दुख दर्द को समझते हैं और उनको समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये अच्छे कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं। आप स्वयं सोचें कि अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की आदत ऐसी होती है कि उन्हें भीड़ में जाना, उन्हें 10-20 लोग जहां बैठे हैं वहां जाना अच्छा नहीं लगता है, उन्हें एकांत प्रिय है। तो इसका मतलब है कि उनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनमें कमी है और उनको यदि इस तरह के कार्य करने हैं, यदि ग्रुप में उनको जाना है, तो उन्हें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बढ़ाने की आवश्यकता है। अब जैसा मैंने बताया था कि यदि ये इंटेलिजेंस आप में ज्यादा हो जाता है, आपके बच्चे में ज्यादा होगा, तो वो अपनी लाइफ में क्या कर सकता है, क्या बन सकता है। तो देखिए, वो अपनी लाइफ में एक सफलतम बिजनेसमैन बन सकता है, सेल्समैन हो सकता है, राजनीतिज्ञ, डॉक्टर, नर्स, मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, प्रबंधक, शिक्षक, सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि आदि हो सकता है। कुछ फोटोज आप देख रहे हैं, ये सभी ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें अन्य इंटेलिजेंस के साथ साथ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बहुतायत थी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी ये लोग हैं या जो भी आगे आपको दिखाए जाएंगे, इसमें अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो सामान्य परिवारों के हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़े पैसे वाले घर के रहे हों या बहुत बड़े पढ़े लिखे लोगों के घर के रहे हों, ऐसा नहीं है। ये सामान्य घर से बिलोंग करते हैं और अपने जीवन में इन्होंने अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पर ये स्टेज पाई, जिससे कि आज दुनिया इनका नाम लेती है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स आप इनको देख रहे होंगे, सभी के बारे में आप जानते हैं। फिर भी केवल 1-2 एग्जाम्पल्स मैं उदाहरण के तौर पर आपको हर पॉइंट में बताना चाहूंगा। सबसे पहले धीरू भाई अंबानी जी को आप देख रहे हैं। ये आप जैसा सभी आप लोग जानते हैं कि जीवन की शुरुआत इन्होंने
कहते हैं कि गिरनार की पहाड़ियों पर जो लोग टूरिस्ट आते थे उनको पकौड़े बेचते थे। शनिश्चर और इतवार को 2 दिन। बाद में आपने सुना होगा कि इन्होंने पेट्रोल पंप पे भी काम किया। लेकिन इस तरह ऐसी जिंदगी से, ऐसे स्तर से बढ़ करके आज ये अपने जीवन में ऐसे स्तर तक पहुंचे कि ये देश ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के धनाढ्य लोगों में गिने जाते थे। क्यों? क्योंकि इनका पसंदीदा बर्ताव, इतना बढ़िया इनका रिलेशन था और इनके इतने अच्छे संबंध थे लोगों के साथ कि इन्होंने राजनीतिज्ञ के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ इतने अपने अच्छे मधुर संबंध बनाए कि इन्होंने अपने बिजनेस के लिए, नए नए बिजनेस के लिए ऐसे समय में लाइसेंस प्राप्त किए जबकि बड़े बड़े लोगों को लाइसेंस उन बिजनेसेस के लिए नहीं मिलते थे। तो इन्होंने भविष्य को देखा और ऐसे ऐसे बिजनेस स्टार्ट किए, ऐसे ऐसे बिजनेस में काम किया जिसने इन्हें पूरे वर्ल्ड की धनाढ्यों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का भी चित्र आप देख रहे हैं। आप जानते हैं कि इन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए लगाया, दूसरों को सुधारने के लिए, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उसका नतीजा ये था कि जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आया वो इनका मुरीद हो गया। महात्मा गांधी जी को आप सभी जानते हैं कि इनकी एक आवाज पर लोग अपना घर बार छोड़ देते थे, नौकरी छोड़ देते थे और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते थे। अब सवाल है कि इस चीज को पाने के लिए या ऐसे गुण बच्चे में जाएं, इसके लिए माँ को क्या करना चाहिए? तो जैसा आप जानते हैं कि ये एक सामूहिक रूप से आपको जो है एक्टिविटी करनी है। तो जहां भी कहीं पारिवारिक कार्यक्रम हो, समूह के कार्यक्रम हो, वहां पर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, वहां पर आपको एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। पारिवारिक कार्यक्रमों में, मीटिंग्स में, इधर उधर और भी जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें आप जाएं। दूसरों के साथ अपने मधुर संबंध रखें, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव न रखें और दूसरे से जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसको महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सब बातें केवल ऊपर से नहीं होनी चाहिए। कभी कभी आप देखते हैं कि लोग ऊपर से तो बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं लेकिन उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं होता, उसके प्रति दूसरी ही भावना होती है। तो ये कोर ऑफ हार्ट से किसी भी व्यक्ति को आप बुरा न सोचें, उसको महसूस कराएं कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यदि आप इस तरह की छोटी मोटी चीजें करते हैं तो ये गुण आपका बढ़ेगा और आपके साथ ही ये बच्चे में जाएगा। अब आइए दूसरी क्वालिटी की बात करते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसे प्रतिभा के धनी लोग जिनकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, जो मैंने बताया था कि स्वयं का के बारे में जब चिंतन करना है, तो स्वयं के बारे में सोचना है, तो ऐसे लोग आत्मविश्लेषी और आत्मचिंतनशील होते हैं। विचारों और भावनाओं को समझने और सही दिशा देने की इनकी ताकत होती है। ये आत्म अनुशासन, स्वयं में खुश रहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। ऐसे लोग क्या बन सकते हैं अपने जीवन में? ऐसे लोग शोधकर्ता, दार्शनिक, योगी, संत, ज्ञानी, सिद्धांतकार, मनोवैज्ञानिक, लेखक, विचारक, सेल्फ हेल्प कोचेज हो सकते हैं। और इसके सभी के ऊपर है कि वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। जो व्यक्ति स्वयं की अच्छाइयों को, बुराइयों को नहीं जानता, वो दूसरों के बारे में कैसे समझ सकता है? तो यहाँ पर आप देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ये एक बहुत बड़े शोधकर्ता थे। इनका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इतना अधिक था कि इन्होंने सैकड़ों रिसर्चेस की और खोज की। इनकी क्वालिटीज के आधार पर इन्हें 1921 में नोबेल प्राइज से सराहा गया। विवेकानंद जी, इनको आप सभी जानते हैं, इन्होंने कहा कि स्वयं में इतनी मेहनत करो, इतना आगे बढ़ो, इतना उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जब तक तुम अपने टारगेट को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक प्रयास करते रहो। हेलन केलर जी के बारे में मैं भी आपको बता चुका हूं। संदीप माहेश्वरी जी, जिनको आजकल आप सभी एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में सुनते हैं। जहां तक कहा जाता है कि ये बीकॉम 3rd ईयर के ड्रॉपर हैं, ये कक्षा पास नहीं कर पाए। इसके बाद इन्होंने 19 साल की उम्र में मॉडल बनने का कार्य किया, वहां भी ये सफल नहीं हुए। फिर उन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया, वहां भी सफल नहीं हो पाए। अंत में इन्होंने अपनी पर्सनल क्वालिटी,
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के बेसिस पर स्पीकर की जो मोटिवेशनल स्पीकिंग के रूप में कार्य किया और उसमें आज आप हम सभी लोग इनको सुनते हैं। अब इसके लिए माँ को क्या प्रयास करना चाहिए कि हम अपना इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बढ़ाएं। इसके लिए गुरुदेव कहते हैं 4 सूत्र बताते हैं: आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास। इन पॉइंट्स की भी चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर हम पुनः रिपीट करने के लिए बताएंगे कि आत्म समीक्षा का मतलब है कि आप कभी भी 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट शांति से बैठें और सोचें कि हम में क्या कमियां हैं। गुरुदेव कहते हैं, और सामान्यतः ये देखा भी जाता है कि लोग दूसरे की समीक्षा तो बहुत आराम से कर लेते हैं। उनको एक भी सेकंड नहीं लगता कि दूसरे की कमी बताने लगेंगे, दूसरे के बारे में वो बताने लगेंगे कि इसमें ये कमी है, ये और कर लें तो अच्छा हो जाएगा, लाइक दैट। यहाँ तक कि भगवान की भी कमी लोग बता देते हैं कि भाई मैंने इतना पूजा पाठ किया, इतना सब काम किया, लेकिन भगवान ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की। तो भगवान तक की कमी समीक्षा आप कर लेते हैं, लेकिन अगर पूछी जाए कि भाई आप में क्या कमी है, तो व्यक्ति को अपनी कमी समझ में नहीं आती। ये कमियां किसी भी तरह की हो सकती हैं। आप में गुस्सा जल्दी आ जाता है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, आप ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते, आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, तो बहुत सी तरह की कमियां हो सकती हैं। उन कमियों को देखना, उन कमियों को सुधारना, ये उन कमियों को जानना, सबसे पहले तो ये आत्मसमीक्षा है। तो सबसे पहले व्यक्ति यदि अपनी कमियों को जानता नहीं है तो सुधार कैसे करेगा? तो सबसे पहले आप अपनी स्वयं की समीक्षा करना सीखें, और हर व्यक्ति को अक्सर ये समीक्षा स्वयं की करनी चाहिए। जब आप समीक्षा करेंगे, आपको कमियां समझ में आएंगी, तो दूसरा स्टेप होता है उसको सुधार करना। आप उसके सुधार के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें निखार आएगा, वो कमियां आपकी दूर हो जाएंगी। जब आत्म समीक्षा कर लिया, आपने कमियों को जान लिया, उनको सुधार लिया, तो ये हो गया आत्मनिर्माण। आपने अपना निर्माण कर लिया। अब आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही तरह से प्रयास करते हैं, तो आप उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन चौथा स्टेज है आत्म विकास। आत्मनिर्माण तक तो आपने कर लिया, लेकिन आपको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा, जब तक आप अपने आत्म का विकास नहीं करेंगे। और विकास कैसे होगा? जो चीज आपको मिली है वो दूसरों में नहीं बांटेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी फिलॉसफी है, आत्मवत सर्वभूतेषु की हमारी फिलॉसफी है कि हम किसी भी चीज को स्वयं नहीं, बल्कि सब में मिलजुल कर बांट कर खाएं, बांट कर उसका इस्तेमाल करें। तो जब आपके अचीवमेंट्स को जब आप दूसरों को बांटते हैं, दूसरों के साथ आप चर्चा करते हैं, तो दूसरे लोगों का सहयोग भी आपको मिलता है और आपका विकास होता चला जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इन सब चीजों के लिए आप अपनी दिनचर्या को, जो आपको दिनचर्या अभी लास्ट में बताई जाएगी, उसको सुव्यवस्थित करें, स्वाध्याय करें, प्रसन्न रहें, निराशावादी चिंतन से बचें, आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करें। आत्मबोध और तत्वबोध की साधना के बारे में भी आपको बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको पुनः रिवीजन करा देता हूँ। आत्मबोध का मतलब है कि सुबह उठते हैं जब आप, तो बिस्तर पर बैठे बैठे आप महसूस करें कि आज हमें क्या करना है। ये महसूस करें कि अगर हमारा एक ही दिन का जन्म है, हमें मालूम हो जाए कि हमें 24 घंटे का जीवन मिला है परमपिता परमात्मा द्वारा, तो हम क्या काम करेंगे और किस तरह से करेंगे। कभी भी आप सोचें, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, और आप यदि उस तरह से कार्य करते रहेंगे तो आप हर कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से और सही तरीके से करेंगे। तो ये हो गया आत्मबोध कि सुबह उठ करके आप प्लानिंग करें कि आज दिन में हमें क्या करना है। और तत्वबोध का मतलब है कि जब आप शाम को सोने के लिए जाते हैं, तो आप ये सोचें, उस समय आप निरीक्षण करें, उस समय आप पुनः ये देखें कि जो सुबह आपने आत्मबोध में प्लानिंग बनाई थी, उस प्लानिंग को किस तरह से आपने पूरा किया। कौन कौन से कार्य पूरे हो गए, कौन से नहीं पूरे हुए। जो पूरे हो जाते हैं उनके लिए स्वयं को, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, और जो कार्य पूरे नहीं हो पाए, कहीं कोई कमी रह गई, तो उसके लिए खेद लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सोचें कि हम और क्या करते कि वो काम भी पूरा हो जाता। ऐसा हम क्या करते कि वो कार्य जो हमारा रह गया, जिस कार्य में हम सफल नहीं हो पाए, उसमें भी हम सफल हो जाते। तो कोई ना कोई रास्ता जरूर आपको मिलेगा, और आप दूसरे दिन, तीसरे दिन उन चीजों को अपने डेली रूटीन में लगाएंगे, तो आप इन चीजों में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब तीसरा आता है म्यूजिकल रिदमिक बुद्धि, संगीत लयबद्ध बुद्धि। जैसा कि नाम है, ऐसे प्रतिभा के धनी लोग ध्वनि, ताल और पैटर्न के रूप में सोचते हैं। उनको ध्वनि बड़ी अच्छी लगती है, गाने, संगीत बहुत अच्छे लगते हैं।
उनको न केवल म्यूजिकल रिदमिक्स साउंड, बल्कि पर्यावरण में बहुत सी जो साउंड्स होती हैं, जो हमारे वातावरण में आसपास में साउंड्स मिलते हैं, उनमें भी उनका मन लगता है। जैसे भौरों का गुंजायमान, झींगुर का बोलना, घंटियों का बजना, नल से टपकता हुआ पानी, इन सब चीजों में वो म्यूजिकल इंटरेस्ट लेते हैं, रिदमिक इंटरेस्ट उनका आने लगता है। अब आप ये स्वयं सोचें कि आप में ये क्वालिटी कितने स्तर तक है। ऐसे लोग अपने जीवन में क्या बन सकते हैं? ऐसे लोग संगीतकार, गायक, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक टीचर, यंत्र वादक जैसे वायलिन, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, बैंड मास्टर, डायरेक्टर, कुछ भी बन सकते हैं। तो ये सभी फोटोज आप देख रहे हैं, संभवतः सभी को आप पहचानते होंगे, और आप सोच सकते हैं कि इनके जीवन में क्या कोई कमी है किसी भी तरह की। तो यदि कोई भी एक इंटेलिजेंस बढ़ा दिया जाए तो वो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी स्तर तक पहुंच सकता है। यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूंगा लता मंगेशकर जी की। आप सभी जानते होंगे कि इनके पिता की मृत्यु के बाद इनके घर में आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि इनको इस तरह का कार्य करना पड़ा। अभिनय में इन्होंने भाग लिया और उसके बाद ये जिस स्तर तक बढ़ी, इनको स्वर सामग्री भारत कोकिला और स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 30,000 से अधिक गाने गाए, जो कि 20 से अधिक भाषा में रहे। हो सकता है इन्होंने विभिन्न भाषाओं में बड़ा लेक्चर न दिया हो सकता है इन्होंने मैथमेटिक्स के या विज्ञान के बड़े बड़े फार्मूलों को सॉल्व न किया हो या न कर पाई हो, लेकिन आज क्या आप समझते हैं कि इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी थी? आज बहुत से लोग इनकी तरह का बनना चाहते हैं, इनको उदाहरण बनाते हैं। तो यदि आपके बच्चे में एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस है तो उस इंटेलिजेंस को डेवलप करें, वो उस इंटेलिजेंस के सहारे दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसके लिए माँ को क्या करना चाहिए? इसके लिए माँ को प्रेरक संगीत सुनना चाहिए, मधुर और गुंजायमान संगीत, घर का वातावरण संगीत में बनाएं, शिशु के साथ गर्भ संवाद करें। कल आपको गर्भ संवाद के क्लास में बताया गया। संगीत के साथ भोजन, संगीत के साथ आसन, व्यायाम, यज्ञ, आरती, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप घर का वातावरण ऐसा बनाएं कि अगर बैकग्राउंड में एक हल्की सी धुन बज रही है तो आपका कार्य करने में मन भी अच्छा लगता है और कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक होता है। संगीत आप जानते हैं तनाव से मुक्ति भी देता है, मानसिक शांति भी देता है। कहीं आप थके हुए हैं, परेशान हैं और आप किसी अपने मनपसंद गाने को सुन लेते हैं तो आपको कुछ समय के लिए बहुत चैन मिल जाता है। न केवल ये, बल्कि हम देखते हैं कि हमारे जो इष्ट हैं, जो भगवान हैं, वो भी संगीत उनको प्रिय है। जिन हमारे देवी देवताओं को, जैसे कृष्ण के हाथ में बांसुरी, शिव के हाथ में डमरू और माँ सरस्वती के हाथ में वीणा इस बात को सिद्ध करती है। तो यदि आपका संगीत में रुचि है, यदि आप संगीत के प्रेमी हैं, तो इन देवी देवताओं का अनुदान वरदान भी आपको बहुत अच्छी तरह से मिलता है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप जब संगीत बजाते हैं, जब संगीत में बात करते हैं, जब संगीत को सुनते हैं तो उसमें डूब जाएं। हृदय के कण कण में संगीत को विकसित कीजिए, भाव संवेदना जगाइए। अपने गर्भस्थ शिशु से जब आप बात करते हैं तो उसमें रम जाएं, एक हो जाएं, केवल दिखावटी रूप पर ऐसा ना करें। नेक्स्ट आता है लिंग्विस्टिक या वर्बल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जिनकी लिंग्विस्टिक या वर्बल इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छी होती है, वो क्या कर सकते हैं? वो कैसे होते हैं? शब्द कुशल होते हैं, वाक कुशल होते हैं, बात करने में बहुत चालाक होते हैं, बड़े अच्छी उनकी भाषा होती है और उनकी भाषा को सुनने के में हम सब मुग्ध हो जाते हैं। भाषा के उपयोग की क्षमता, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, कहानी कहना, विस्तार से कहना, ये सब इनकी क्वालिटीज होती हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में क्या बन सकते हैं? ऐसे लोग अपनी जिंदगी में वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, पत्रकार, लेखक, कुछ भी हो सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। लोग कहते हैं इनके भाषण को सुनने के लिए लोग 2-2 3-3 घंटे खड़े रहते थे, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे कड़ाके की धूप हो, लोग टस से मस नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि इनमें वाक कुशलता थी। आज आप देखते हैं कि बहुत से बड़े बड़े वकील क्या करते हैं? केवल इनकी वाक पटुता के आधार पर ये अपने केस को जीतते हैं। क्यों? क्योंकि जिस केस को ये लड़ते हैं वो घटना पहले से हो चुकी होती है।
जिस आधार पर इन्हें केस लड़ना होता है वो एक्ट पहले से बन चुका है, वो धाराएं पहले से विद्यमान हैं। तो ये सभी के लिए ओपन है, घटना हो चुकी है और कानून सबके लिए एक है। लेकिन एक वकील केस को जीत जाता है, दूसरा हार जाता है। इसका मतलब क्या है? जो जीत जाता है वो उन चीजों को इस प्रकार से प्रेजेंट करता है अपने वाक्पटुता के आधार पर, इस तरह से जज के सामने केस को रखता है कि वो जीत जाता है। खुशवंत सिंह जो एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, इनका इनके लिखे हुए लेख को पढ़ने के लिए न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान के लोग भी लालायित रहते थे। अब इसके लिए माँ को क्या करना चाहिए? माँ को शिशु से गर्भ संवाद करना चाहिए, उसे कहानी सुनाएं, प्रेरक दृष्टांत सुनाएं, स्वाध्याय करें। इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। एक शब्द पर मनन करें। अपने वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए आप सुबह सुबह कोई एक शब्द छांट लें और उस शब्द पर दिन भर मनन चिंतन करते रहें। उस शब्द को डिफरेंट तरीके से यूज करते रहें। विभिन्न बार उस वर्ड को अगर आप यूज करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर शब्द शब्द पर आपकी मास्टरी हो जाएगी। और इस तरह से लगातार अगर आप इनको करते रहेंगे तो आपकी लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। अपनी डायरी बनाएं, नोट्स बनाएं, लेखन का काम करें। आजकल वोकैबुलरी के गेम्स बहुत से आने लगे हैं, उनको सॉल्व करिए। पेपर्स में आते हैं, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, छोटी छोटी किताबें आती हैं इनकी। समस्याओं को सोचिए, उनका समाधान करिए, उनको अपनी भाषा में लिखिए और उसी आधार पर गर्भ संवाद करिए। और बच्चे में वो गुण डालिए जिसके आधार पर आप उसको बताएंगे कि क्या समस्या थी और उसको उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह उसमें ये क्वालिटीज बढ़ती रहेंगी। नेक्स्ट है गणितीय तार्किक बुद्धि। जैसा आप समझते हैं कि इसके अंदर हम लॉजिकल मैथमेटिक्स की बात करेंगे। ऐसे लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, इनकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, तार्किक क्षमता होती है, लॉजिकल प्रेजेंटेशन होता है। ये अपनी समस्याओं को आसानी से हल कर लेते हैं। क्यों हल कर लेते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या को छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, क्या है ऐसा, कैसे इसको किया जा सकता है। इस तरह से क्या, क्यों, कैसे अपने प्रॉब्लम्स में लगाने के साथ साथ उनको छोटे छोटे से रीजन और लॉजिक के साथ अपनी समस्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। आपने सुना होगा या देखा होगा, अक्सर आपके स्वयं के साथ भी ऐसा घटता होगा कि जहां कहीं मैथमेटिक्स की बात होती है, लॉजिक की बात होती है, तो आप कहते हैं भाई मैथमेटिक्स है ये तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने तो 8वीं क्लास तक ही मैथमेटिक्स पढ़ी है, मैं इसको कैसे करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर माताएं ऐसा कहती सुनी जाती हैं। तो आप देखिए कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपने 8वीं तक पढ़ा या 6वीं तक, 6 क्लास तक ही पढ़ा या प्राइमरी तक ही पढ़ा, ऐसा नहीं है कुछ। आप रोज घर का हिसाब किताब करते हैं, घर का बजट बनाना एक अच्छी, लोग कहते हैं कि गृहिणी से ज्यादा अच्छा बजट कोई नहीं बना पाता। कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है लेकिन वो घर के बजट को बनाने में पीछे रहता है, गृहिणी ज्यादा अच्छा बजट बना लेती है। आपके दिमाग में हमेशा, आपके जवान पे हमेशा ये रहता है कि कहाँ पर हमको किस तरह से खर्च करना है, क्या प्लानिंग है, वो दिन भर आपको मालूम रहती है। तो यही है आपका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर चीज में। हाँ, यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने बच्चे को स्पेसिफिक कोई इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस लाइन में ले जाना चाहते हैं, यदि आप उसे संगीतज्ञ ही बनाना चाहते हैं, यदि आप उसे मैथमेटिशियन बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस के लिए आपको मेहनत करनी होगी। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा सेरेना विलियम्स का, जिन्हें लॉन्ग टेनिस की अभिमन्यु कहा जाता है। टेनिस की अभिमन्यु के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी माँ ओरिसीन और पिता रिचर्ड जो थे, वो चाहते थे कि हमारा होने वाला शिशु टेनिस का खिलाड़ी बने। और जब सेरेना विलियम्स अपनी माँ की गर्भ में थी तो इनके पिता अपनी वाइफ को लगातार टेनिस का गेम दिखाते रहते थे, वीडियो दिखाते थे, टेनिस की टिप्स बताते थे। चूंकि वो टेनिस के अच्छे खिलाड़ी थे, वो मैच देखने के लिए मजबूर करते थे। कभी कभी तो माँ का मन नहीं भी होता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको अपने साथ मैच देखने के लिए ले जाते थे, वीडियो दिखाते थे। और न केवल ये बल्कि जन्म के बाद भी उन्होंने सेरेना के साथ इतनी मेहनत की कि 5-5, 6-6 घंटे लगातार उन्होंने प्रैक्टिस कराया। देखने वाले लोग कभी कभी, चूंकि प्रैक्टिस की जगह फिक्स थी और आने जाने वाले के लोग लोग अलग थे, वो देखते थे कि ये पिता अपनी बेटी को
ये लगातार 6-6 घंटे 5-5 घंटे सुबह से शाम दोपहर तक लगातार करा रहे हैं, चाहे धूप है चाहे कैसा भी मौसम है, तो लोग कहते थे लगता है ये आदमी पागल हो गया है। लेकिन किसको मालूम था कि वही सेरेना विलियम्स एक दिन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी, और उसने ये कर दिखाया। तो इस तरह से यदि आपको किसी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस आपके बच्चे में डालना है, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर चीज की जानकारी और उसके प्रेषण के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन नॉर्मल वे में आप अगर ये सब काम कर रहे हैं तो सारे इंटेलिजेंस आपके बच्चे में चले जाएंगे। तो ये इस तरह का जिनका मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छा होता है, वो क्या बन सकते हैं? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कास्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, कंप्यूटर प्रोग्रामर, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, डॉक्टर, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये सारी फिगर्स आप देख रहे हैं। सर आइजक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण लॉ ऑफ ग्रेविटी को सिद्ध किया था, का की खोज की। ये इनकी कहानी आपने सुनी होगी। इसको खोज करते समय कैसे किया इन्होंने? ये कहीं पार्क में आराम से लेटे हुए थे और पेड़ से एक सेब का फल गिरा, और वो फल इनके पास ही गिरा। तो इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये फल साहब नीचे ही क्यों गिरा, ये फल दाएं क्यों नहीं चला गया, बाएं क्यों नहीं चला गया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, यही क्यों गिरा। और उन्होंने अपने लॉजिक्स लगाते लगाते इस चीज को इतनी गहनता से सोचा कि इन्होंने एक नया नियम बना दिया, जिसे गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम सब लोग जानते हैं। डॉक्टर रघुराजन जी, जो हमारे आरबीआई के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जो आरबीआई के चेयरमैन थे कुछ समय पहले। आप देख रही हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य जी, जिन्होंने 2008 से 2013 तक ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन थी, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा बैंक है। और आप सोच सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से इन्होंने अपने लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को बढ़ाकर सक्सेसफुली इस बैंक को चलाया। रामानुजन जी, जो गणित के विशेषज्ञ थे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 12वीं क्लास में फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी इनका इंटेलिजेंस, इनका माइंड गणित में इतना शार्प था कि 33 वर्ष की आयु में ही इनकी डेथ भी हो गई। लेकिन इसके पूर्व ही इनकी क्वालिटी को पहचानते हुए इंग्लैंड के प्रोफेसर हार्डी ने इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुलाया और इनको वहां पढ़ने का मौका दिया और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। इन्होंने लगभग 2000 से ज्यादा ऐसे फार्मूलेज दिए जिनकी खोज आज भी लोग करते हैं। अब इसके लिए माँ को क्या करना चाहिए? इसके लिए गणितीय सवालों को हल करें, नंबर गेम्स खेलें, बजट बनाएं, दिमागी कसरत जैसे चेस, कैरम, लूडो, इनको खेलें। तो ये मैथमेटिकल और लॉजिकल इंटेलिजेंस भी बढ़ सकती है। अब नेक्स्ट आता है स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस, स्थानिक दृश्य बुद्धि। ऐसे लोगों की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, ऐसे लोग चित्र के रूप में सोचते हैं। नक्शा, चार्ट, आकार, आकृति जैसे ये देखते हैं, इनके मन में बस जाती है और कहीं भी उसको डिजाइन कर सकते हैं। आपने आर्किटेक्चर का नाम सुना होगा। आर्किटेक्ट, आपने देखा होगा कि वो ऐसे नक्शे कागज पे बना देता है, किसी भी बिल्डिंग को देखता है फौरन उसका स्केच कागज पे बना लेता है। ऐसे लोग अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? ये मूर्तिकार हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर, सर्जन, कलाकार, वास्तुकार, पायलट, इंजीनियर, कुछ भी हो सकते हैं। तैयब मेहता जी को आप देख रहे हैं, ये देश के बहुत बड़े पेंटर और मूर्तिकार थे। लियोनार्डो दा विंची का मैंने शुरू में जिक्र किया था। इन्होंने मोनालिसा की ऐसी पेंटिंग बनाई जिसको आज भी लोग अपनी अपनी तरह से देखते हैं और उससे उसका मतलब अपनी अपनी तरह से निकालते हैं। तो ये क्वालिटीज हैं ऐसे व्यक्तियों की जो अपने विजुअल इंटेलिजेंस के लिए, स्पेशल इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं। इसके लिए माँ को क्या करना चाहिए? फोटोग्राफी, डिजाइनिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, टहलना, पेड़ पौधों, फूलों, नदियों को देखना। अब आप सोच सकते हैं कि आप कहेंगे साहब मैंने तो पेंटिंग कभी की नहीं, तो मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक ना की हो कोई बात नहीं, लेकिन अब आप एक पेपर उठाइए, पेंसिल उठाइए, जो भी बात आप देखते हैं सामने या आपके मन में कोई विचार आता है उसको पेंट कर दीजिए, उसको लिख दीजिए, उसको स्केच कर दीजिए। न केवल ये,
बल्कि घर में जब आप खाना बनाते हैं, ड्राइंग रूम से जाते हैं, तब भी आप उसको बदल बदल कर नए नए तरीके से उसको प्रेजेंट करिए। इसी से आपकी ये विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, अब इसी में आप और अगर सोचते हैं तो देखिए, इसका चूंकि सबसे ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंस है कल्पना शक्ति की। जिस बात का चिंतन आपको कई क्लासेस में बताया गया कि जो गर्भिणी अपने चिंतन में गंभीरता से सोचेगी, जो बात आप गंभीरता से सोचेंगी, देखेंगी, वही बातें आपके बच्चे में जाएंगी। तो आप शुभ चित्रों को देखें, अच्छी फोटोज को लगाएं अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अच्छी कल्पनाओं को, अच्छे आदर्शों को सुने, पढ़ें, वीर महापुरुषों के जीवन को पढ़ें। आप कहीं भी विजिट, अब जैसे शांति कुंज, आप जो भी लोग आए हैं या जो आना चाहते हैं या जहां कहीं भी आपको गए, आपको जो चीज अच्छी लगती है, आप 2 मिनट के लिए मौन बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और आप सोचें कि मैं शांति कुंज गया। अब आप शांति कुंज आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप सजल सिद्धा प्रखर प्रज्ञा पर दर्शन करते हैं, उसके बाद यज्ञ हवन करते हैं, गायत्री माँ का मंदिर में दर्शन करते हैं, अखंड ज्योति देखते हैं, गुरुदेव के कमरे में प्रणाम करने जाते हैं। आप 2 मिनट के अंदर, दो मतलब 1 मिनट के अंदर ही आप इन सब चीजों की कल्पना करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हम मूर्त रूप में शांति कुंज आ गए, जबकि आप अपने घर पे ही बैठे हुए हैं। नेक्स्ट आती है काइनेस्थेटिक बॉडीली इंटेलिजेंस, शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि। अब इसमें जैसा फोटोज में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति अपने शरीर को और अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके अपने माइंड और बॉडी के कनेक्शन के माध्यम से ऐसे काम कर देता है जो दूसरे लोग देख करके दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ये अपने शरीर या अंगों को लक्ष्य करके जो भी काम करना चाहते हैं, अपने उद्देश्य को सरलता पूर्वक पा लेते हैं। सर्कस में आप जाते हैं, आप बैठे रहते हैं, आप देखते हैं कि लोग ऐसे करतब दिखाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। ये इंटेलिजेंस 2 तरह का होता है। पहला होता है ग्रॉस मोटर इंटेलिजेंस और दूसरा होता है फाइन मोटर इंटेलिजेंस। जहां ग्रॉस मोटर इंटेलिजेंस में हम शरीर की बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे धावक, खिलाड़ी, तैरना, पर्वतारोहण, जहां पर हम पूरे शरीर की मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं फोटो में कि पर्वतारोही अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों का इस्तेमाल कर अपनी बॉडी और माइंड के जोड़ से इस तरह से कार्य कर रहा है कि जरा सा भी अगर उसका बैलेंस गड़बड़ होगा तो आप सोच सकते हैं क्या पोजीशन होगी। दूसरा होता है फाइन मोटर इंटेलिजेंस। इसमें हम अपने हाथों के संचालन और दृष्टि में बड़ा अच्छा तालमेल रखते हैं। आंखों की दृष्टि और हाथों का संचालन, जैसे सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग। अब आप देखते हैं कि जब आप सिलाई कढ़ाई करते हैं तो आपकी आंखें और आपका हाथ हमेशा पर्टिकुलर जगह पर लगा होता है। देखिए बच्चे को किस तरह से वो ब्लॉक रख रहा है और कितनी गंभीरता से उसे देख रहा है। जरा सा भी अगर उसका डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो ये इंटेलिजेंस मतलब बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस 2 तरह का होता है, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। ऐसे लोग क्या हो सकते हैं अपने जीवन में, ऐसे लोग खिलाड़ी हो सकते हैं, तैराक हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, फिल्म एक्टर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सभी को आप देख रहे हैं। आप माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा, जो पॉप म्यूजिक गायक थे अमेरिका के, और इन्होंने कुछ साल पहले MTV पर धूम मचा रखी थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। केवल क्यों? अपने बॉडीली इंटेलिजेंस की वजह से। हमारे जितने क्रिकेटर हैं सभी को आप जानते हैं, फिल्म एक्टर्स हैं इनको आप सभी को जानते हैं। तो ये सभी लोग अपने बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के आधार पर ऐसी स्टेज पर पहुंचे। इसके लिए क्या करना होगा? माँ को आदर्श दिनचर्या अपनाएं। दिनचर्या के का क्लास आपको होगा। यदि आप उसका पालन करते हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया था, कि सारे इंटेलिजेंस आराम से हो जाएंगे। योगा करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, सूर्योदय के पहले जागें, फोटोग्राफी करें, शिल्पकला, मूर्तिकला, जो भी काम आप इसमें दिए गए हैं, अगर आप ये करते रहते हैं तो आपके बच्चे में ये इंटेलिजेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचर से हमें प्यार होना चाहिए। ऐसे लोग जिनका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, वो पौधे, पक्षियों से, जानवरों से, प्रकृति से प्यार करते हैं, उनके प्रति संवेदनशील रहते हैं। ये भी 2 तरह का होता है। पहला होता है माइक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। तो माइक्रो जो
नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में? माइक्रो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति में तुलनात्मक अध्ययन करने में का ज्यादा अच्छा उनको नॉलेज होता है। जैसे घर में महिलाएं हैं, यदि आपके सामने कोई दो तरह की सब्जी बनाकर रख दी जाए तो फौरन एक बार में बता देंगी कि किसमें कौन सा मसाला ज्यादा पड़ा है, कहां पर कौन सा मसाला कम पड़ा है, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर एक पेशेंट को से थोड़ी देर बात करके बता देगा कि उसमें कौन सी बीमारी हो सकती है। माइक्रो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में सौंदर्य बोध होता है। जैसे फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर घर के अंदर किस तरह का स्टाइल बनाया जाए, किस तरह की डिजाइन पर कहां पर कौन सा सामान रखा जाए, इसे इंटीरियर डिजाइनर बहुत अच्छी तरह से बता देता है। फैशन डिजाइनर आपको देखते ही बता देगा कि आपके ऊपर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, जिसको सोचने में आप हफ्तों महीनों लगा देते हैं। तो इस तरह माइक्रो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के धनी लोगों में सौंदर्य बोध ज्यादा होता है। चित्रकार रंगों का चयन बहुत जल्दी बता देगा कि किस फोटो में कौन सा रंग ज्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह के लोग अपने जीवन में क्या हो सकते हैं? प्रकृति वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक, ये सब हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि अगर ऐसा गुण बच्चे में आ गया तो वो नेचर के साथ ही हमेशा लगा रहेगा। नहीं, वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। वो प्रकृति का वैज्ञानिक बन सकता है और अपना नाम देश विदेश में बढ़ा सकता है। आप देखिए जितने भी लोग हैं, जेसी बोस जी प्रकृति वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बताया कि पौधों में भी जान होती है। आज भी लोग इन चीजों पर रिसर्च करते हैं। सलीम अली जी को आप देखें, ये बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने चिड़ियों के ऊपर बहुत सी रिसर्च की और विभिन्न तरह की इन्होंने ये बहुत सी किताबें लिखी और ये बताया कि कौन कौन से रंग की चिड़िया होती हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, वो क्या खाती हैं, क्या पसंद करते हैं, कैसा मौसम में उनको रहना पसंद होता है। तो ये पक्षी विज्ञानी है। आर्यभट्ट भास्कराचार्य गणितीय और ज्योतिषी थे। ये ग्रहों की को गणित के साथ क्या संबंध होता है, ग्रहों का हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इन सब चीजों को बताया। वर्गीस कुरियन जी, इनको आप जानते हैं, दूध के बारे में इन्होंने जो अमूल डेयरी आज चल रही है उसको संगठित कैसे किया जाता है, ये सब बातें बताई। तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय बिताएं, सूर्य का दर्शन करें, तारों का दर्शन करें, उनके गुणों को आत्मसात करें, बच्चे से गर्भ संवाद करें, पशु पक्षी जानवरों से प्यार करें, उनकी आवाजों को सुने। कोई भी सीन आप देखते हैं उनका दृश्य बनाएं, उनके पेंटिंग बनाएं, बहुत सी चीजों का कलेक्शन करें। मतलब कहने का कि जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो प्रकृति में हमें नजारे देखने को मिलते हैं, उनका गुणगान करें, उन पे उनका आनंद लें, तो ये गुण आप में बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट होता है एक्जिस्टेंशलिस्ट इंटेलिजेंस, अस्तित्ववादी बुद्धि। इस तरह की जिनकी इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, वो मानव जीवन और संसार में छुपे हुए विभिन्न रहस्यों को जानना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति चिंतन करके ये जानना चाहते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है, हम संसार में क्यों आए, मृत्यु के बाद हमें कहाँ जाना है, आदि आदि ब्रह्मांड के साथ हमारे अंतर संबंधों के रहस्यों को जानने के लिए ये उत्सुक होते हैं। यहाँ पुनः मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि किसी का इंटेलिजेंस इस लाइन पर है तो आप ये ना सोचें कि आपका बच्चा एकदम बाबा बन जाएगा, घर छोड़ देगा, जंगल में चला जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसे लोग भी देश के लिए जाने कितना काम कर सकते हैं। अब आप सभी लोगों की फोटो देख सकते हैं, सभी को आप अधिकतर लोगों को पहचानते होंगे। इनकी सबकी अस्तित्ववादी बुद्धि की सोच थी। एपीजे अबुल कलाम आजान, अबुल कलाम कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। इन्होंने जाने कितने वैज्ञानिक परीक्षण किए। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ये हरियाणा की हैं। सुनीता विलियम्स नासा अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की दूसरी महिला थी। तो न केवल भाई लोग बल्कि हमारी महिलाएं भी, हमारी बहनें भी इस क्षेत्र में या सभी क्षेत्रों में
आज आगे से आगे बढ़कर कार्य कर रही हैं। रामकृष्ण परमहंस जी, महर्षि अरविंद घोष जी, इन सभी को आप जानते हैं। इन्होंने जो अस्तित्व के बहुत से छुपे हुए चीजों को निकाला और ये बताया कि ब्रह्मांड में क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब हमारे 3.5 हाथ के शरीर में है। उन्होंने ऐसे ही नहीं बता दिया, इन्होंने इस पर रिसर्च किया अपने शरीर पर। तो इस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए चिंतन मनन निधिध्यासन नाद योग सुने। योगी ध्यान के द्वारा अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं को जागृत कर लेते हैं और सृष्टि के रहस्यों को जान लेते हैं। ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब रास्ते ऐसे हैं जिनके माध्यम से आपकी एग्जिस्टेंशलिस्ट इंटेलिजेंस बढ़ जाता है। तो इस तरह से मैंने 9 डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस की चर्चा की, जिसका फायदा आपको मिल सकता है, जिन गुणों को आप अपने बच्चों में डाल सकते हैं। अब इन बातों को समराइज करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ये कहते थे कि ये अगली जो पीढ़ी है, प्रखर पीढ़ी अगर हमें बनानी है तो इसको कौन कर सकता है, इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, सबसे बड़ी भूमिका इसमें सुविकसित नारी की होती है। नारी को इसीलिए नर रत्नों की को जन्म देने वाली खदान कहा गया है। आप खुद सोचें कि यदि माता न होती तो ये हम जिनकी भी चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो गणतज्ञ हों, चाहे वो प्रकांड पंडित, कलाकार, साहित्यकार, मनीषी, महात्मा, कुछ भी हों, अगर मां न होती तो ये किसकी गोद में खेलकर बड़े भले होते और आज ऐसा हम इनको कहते। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हमें संख्या ही नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। आप सभी जानते हैं गांधारी के 100 पुत्र थे, महाराजा सगर की 1000 पुत्र थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके और अंत में मारे गए। इसीलिए नीति शास्त्रों में कहा गया है कि सैकड़ों मूर्ख बेटों की अपेक्षा एक ही कुड़ी पुत्र श्रेष्ठ है। तो संभवतः ये बात आपने समझ ली होगी और इसको आप एकदम अपने मन में बैठा लें कि गर्भावस्था के दौरान आप जिस तरह की इंटेलिजेंस वाले बच्चे की कल्पना करेंगी, जिस तरह से आप चिंतन करेंगी, मनन करेंगी, जिस तरह से आपके विचार होंगे, उसी तरह की लर्निंग स्टाइल को एडजस्ट करने में ये सिद्धांत आपकी मदद करेगा और उसी के हिसाब से बच्चे का स्किल डेवलपमेंट और उसका करियर निर्धारित हो जाएगा। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे, कई बार मैंने आपको बताया कि आदर्श दिनचर्या का अगर आप पालन करेंगी तो ये सभी इंटेलिजेंस अपने आप बढ़ जाएंगे। इसके लिए कोई विशेष आपको जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये कैसे होगा, तो जैसा मैंने शुरू में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात कही थी, तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए आवश्यकता किस बात की है, आत्मबोध, तत्वबोध, सुबह की प्रार्थना, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वाध्याय, ध्यान, ये सब बातें आपको डिफरेंट क्लासेस में बताई गई हैं, जिसको लास्ट में समराइज किया जाएगा, आदर्श दिनचर्या के दौरान फिर से बताया जाएगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एक दूसरे से बात करते समय जब है तो उसके लिए क्या करना है, ये सब बातें आपको बताई गई। आरती करें, स्वाध्याय करें, गर्भ संवाद करें, सत्संग, प्रवचन आदि सुने। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए पुनः वही बातें हैं, स्वाध्याय करना, पढ़ना, लिखना, कहानी करना, सत्संग करना, प्रवचन सुनना, इससे आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा। लॉजिकल मैथमेटिकल के लिए क्या करना होगा, पजल्स को हल करें, तार्किक पजल्स आती हैं, लॉजिकल इंटेलिजेंस के पजल्स को आप करें, नंबर गेम्स खेलें, चेस खेलें, सुडोको खेलें, आदि बहुत से छोटे छोटे गेम्स आते हैं, उनको आप अगर करते हैं तो आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बढ़ेगा। म्यूजिकल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए शास्त्रीय मधुर गुंजायमान संगीत सुने, वाद्य यंत्रों को बजाएं, उनको सुने, घर का वातावरण संगीतमय बनाएं, योग करें, प्राणायाम करें। स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस के लिए आर्ट और क्राफ्ट, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के लिए योगासन, प्राणायाम, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के लिए आप शाम सुबह टहलें, बागवानी करें, और एग्जिस्टेंशनल इंटेलिजेंस के लिए ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप, स्वाध्याय आदि के माध्यम से ये इंटेलिजेंस आपके बढ़ेंगे। और इन सभी बातों को पुनः सिस्टमेटिक तरीके से आपको आदर्श दिनचर्या की क्लास में बताया जाएगा।
तो परम पूज्य गुरुदेव ने 5 पुस्तक, 5 देव नामक एक किताब में ये पैराग्राफ लिखा है, जिसके साथ ही हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। वो कहते हैं कि आत्मशक्ति न केवल व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाती है, वरन बाह्य जगत में लोगों को प्रभावित करने और उनका सहयोग संपादन करने में समर्थ होती है। क्या? आत्मशक्ति। कठिन कामों को सरलता से जो लोग कर लेते हैं, जिनमें ये विशेषता देखी जाती है, उनकी उनकी क्वालिटी आंतरिक प्रतिभा ही होती है, जिसे सर्वतोन्मुखी सफलताओं का आधार कहा जा सकता है। यदि आपकी आंतरिक प्रतिभा मजबूत है, अच्छी है, तो आप किसी भी क्षेत्र में सफलतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। यदि हमारे प्रयत्न उस क्षमता को प्राप्त करने की दिशा में चल पड़े, तो सचमुच हम सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान कहे जा सकने योग्य बन सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अब जिन प्रतिभागियों के कोई प्रश्न हैं, वो अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद। यदि किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न बनता है, जो बातें आपको बताई जा रही थी, तो आप उन्हें हैंड रेज करके अपने प्रश्नों को पूछ लें। आदरणीय बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने देखा कि बहुमुखी प्रतिभा का विकास हम कैसे गर्भावस्था में कर सकते हैं, और आपने ये भी देखा कि बहुत ही सरल है इसका विकास करना। सिर्फ और सिर्फ अगर आप आदर्श दिनचर्या का पालन करते हैं तो फिर ये चीज़ विकसित हो सकती है। तो अब इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो रेखा जी ने अपना हैंड रेज किया है। आपका जो प्रश्न है आप रखिए दीदी। जी प्रश्न पूछिए। रेखा जी, आपने हैंड रेज किया था, अगर कोई प्रश्न है तो पूछें। हेलो, जी, किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। किसी भी तरह का मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, रंजू कुमारी जी अपना प्रश्न पूछें। जी, सबको मेरा नमस्कार। आज का क्लास बहुत ही अच्छा। इसके लिए कोई पैथोलॉजिकल डेटा आया है क्या अभी इस संस्कार को लेके? क्या चीज पूछा आपने? कौन सा डाटा? मतलब पैथोलॉजिकल डेटा मतलब जो इंटरनल बॉडी का केमिकल कंपोजिशन होता है ना, जी तो ये जो आप पूरा संस्कार का मल्टीपल इंटेलिजेंसी का जो रखा है, इसमें कुछ डेटा आया है क्या? इतना हायर, इतना मिडिल, इतना लोअर, इस टाइप का? दीदी, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये बेसिकली ये कोई संस्कार नहीं है, ये तो गुणों का रोपण है, और किसी भी बच्चे में किसी भी तरह के गुण हो सकते हैं। आज अगर सामान्य आप देखें, आप स्वयं सोचें कि आप किसको इंटेलिजेंट समझती हैं। अगर 4 बच्चे आपके सामने खड़े हैं और ये कहना हो कि भाई कौन इंटेलिजेंट है, तो सामान्यतः आदमी यही पूछता है कि भाई क्लास में कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं, फर्स्ट कौन आता है? फर्स्ट मैं आता हूँ। तो जो फर्स्ट आता है आप उसको कहती हैं कि यही इंटेलिजेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि किसी बच्चे की खेल में रुचि है, यदि किसी बच्चे की म्यूजिक में रुचि है, तो वो भी जो है इंटेलिजेंट हो सकता है और अपनी लाइफ में किसी भी स्पैन तक पहुंच सकता है, किसी भी स्तर तक पहुंच सकता है। तो हमें इन क्वालिटीज को डेवलप करना है, और जैसा कि हार्वर्ड गार्डनर जी ने ही पहले कहा, शुरू में मैंने बताया था कि इन क्वालिटीज को या इस इंटेलिजेंस जो पहले जो था, वो तो कहा जाता था कि हम इसको नाप लेंगे, आईक्यू का एक टेस्ट होता है, आईक्यू बता देंगे कितना आईक्यू है, जिसका आईक्यू ज्यादा होगा उसे हम कहेंगे इंटेलिजेंस है। लेकिन अब किसी की म्यूजिक की क्षमता, किसी की खेलने की क्षमता, किसी की अन्य इस तरह की नेचर में किसी का इंटेलिजेंस है, उस क्षमता को कैसे नापा जा सकता है? तो ये पहले ही कहा जा चुका है कि इन क्षमताओं को नाप पाना संभव नहीं है। और अभी मेरे ख्याल से इस पर रिसर्च करके केवल यही देखा जा सकता है, जो आजकल हम देख रहे हैं, कि अगर इन गुणों को बच्चों में रोपण किया जाता है तो जन्म के बाद बच्चों का स्वभाव कैसा बनता है, नेचर कैसा बनता है, वो किस तरह डेवलप करते हैं। अगर आपने बहुत अब जैसे मैंने आपको सेरेना विलियम का एग्जाम्पल दिया,
कि सेरेना विलियम के पेरेंट्स ने ये सोचा था कि उनका बच्चा टेनिस का खिलाड़ी बने, और अल्टीमेटली वो अमेरिका में टेनिस की सर्वोच्च खिलाड़ी बन गई। तो इसका मतलब है कि अगर इन गुणों को आपने रोपण करने में स्वयं मेहनत की और जन्म के बाद बच्चे को भी आपने लगातार कंटिन्यूअस मेहनत की, तो ये गुण बच्चे में जाएंगे और इसका फायदा उसे मिलेगा। तो अभी मेरे ख्याल से ऐसी कोई रिसर्चेज नहीं हुई हैं। भविष्य में अगर कुछ रिसर्चेज होती हैं और डाटा आते हैं तो वो सब हम लोगों के सामने आएंगे। धन्यवाद। जी, जी। बहुत अच्छा। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये बहुत ही मतलब अरेंज तरीके से हो रहा है। अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल जैसे एक क्वेश्चनायर किया था प्रतिभागी ने कि हम अगर मैरिड नहीं करते और प्रेग्नेंट नहीं होते तो एडॉप्ट करके बच्चों को क्या हम संस्कार दे सकते हैं। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि 2020 में मैं 2 बच्चे पे एक्सपेरिमेंट जो डिलीवर हो चुके हैं, मतलब अडॉप्ट किया हुआ बच्चे पर मैंने प्रैक्टिकल 2020 से किया है। उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंसी में सो मच इंक्रीज एंड बहुत अच्छा रिजल्ट लेवल इनग्रेडिंग हुआ। तो इसलिए मैंने आपको पूछा कि कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस आपके यहाँ डेटा है क्या। वो जो बच्चा डिलीवर होने के बाद और बहुत सारे संस्कार के साथ जैसे अभी ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जा रहा है, सो मच बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये चीजें एक इन्वायरमेंट ऐसा बिल्डिंग कर रही है कि जो आदमी घर में नहीं तैयार कर सकता, और ऑनलाइन और शांति कुंज में ये चीजें एकदम जीवंत है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं। तो अभी जो मैंने रिजल्ट पाया तो उसके पैथोलॉजिकल जो चेंजेस आया, टू मच बेटर, बहुत अच्छा। तो इसलिए मैंने पूछा अगर ये चीज पैथोलॉजिकल चेंजेस इतना प्रोग्राम हो रहा है, अगर रखेंगे तो वो और भी ज्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी डिसाइड कर ले कि बच्चे का भविष्य का निर्माण सिर्फ हम लोग ही कर सकते हैं, बाहर आने के बाद जो होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। इसलिए मैंने इस बात को पूछा। सॉरी टू हमने इतना नहीं नहीं, बात किया। ठीक है रंजू जी, बहुत बढ़िया है। और आपने अपना जो उदाहरण बताया ये भी सराहनीय है। और हम लोग भी देखिए इसी तरह से जब आप चीज़ों को बताते हैं, जहाँ पर हम लोगों की डिमांड सुनते हैं तो उस तरह की चीज़ों को निकालते हैं, सर्च करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि इसमें अभी इतना ज़्यादा तो डीप में नहीं गए हम लोग, लेकिन जैसा आपने बताया है तो अगर आप अपने जो आपके पास लाइव केसेस हैं उनको अगर आप हमें भेजते हैं, उनका कुछ भी डाटा या कुछ भी रिकॉर्ड या जो भी आपने प्रयास किया, यही मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ कि जी आपके जो एक्सपीरियंस है, अनुभव हैं, इनका वीडियो बनाइए और वीडियो बना के व्हाट्सएप पे डालिए। तो वो वीडियो कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से कोई ना कोई सुनेगा और उससे प्रेरित होगा, उससे नई नई दिशाएं लोगों को मिलती हैं। तो ये चीजें, इस पर भी काम होगा। और यहाँ की यूनिवर्सिटी है और दूसरी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं। अब देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कोर्स पिछले 2-3 सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, 4 साल 5 साल हो गए लगभग। लेकिन अब इस पर जब गति आई और इसके रिजल्ट्स अच्छे आने लगे तो इसको गवर्नर्स को, हायर अथॉरिटीज को बताया गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, हॉस्पिटल्स में, और लोगों ने इसको इतना पसंद किया कि कुछ तो गवर्नर्स ने ये कह दिया, चूंकि गवर्नर यूनिवर्सिटीज की ओवरऑल हेड होती हैं, कि सारे कॉलेजेस में ये कोर्स चलाया जाए। और कई जगहों पर ये कोर्स अपने आप चलने लगा। डिग्री इसकी मतलब डिग्री तो नहीं है अभी, लेकिन डिप्लोमा के रूप में 3 महीने का सर्टिफिकेट, 6 महीने का सर्टिफिकेट चलने लगा। और हम ये नहीं, यहाँ पर हम इसका क्रेडिट सोलली हम ये नहीं कहना चाहते कि शांति कुंज की वजह से हो गया, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि शांति कुंज का सबसे बड़ा योगदान इसमें रहा और लगातार प्रयास इसमें किया जाता रहा है और किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि बहुत जगह यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ये कोर्स चलेगा। जब ये कोर्स होगा तो लोग उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। न केवल गर्भवती माताओं को फायदा होगा बल्कि बहुत से लोगों को जॉब मिलेगा, इन्वायरमेंट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात ये कि ये नॉलेज का विस्तार होगा। तो ये नॉलेज जो जो आपने एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, अगर आप उनको भेजते हैं या एक वीडियो बना के डालते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। जी सर, धन्यवाद। मैं डालूंगी वीडियो। अभी जी मेरा ये एसआरएफ में प्रोग्राम चल रहा है, ये सबमिट होने के बाद मैं वहां भी दूंगी आपको, ठीक है ना सर। वो बिल्कुल उधर दीजिए। भेजने के बाद जी, मैं और आपको भेजूंगी। इस तरह का कुछ डाटा हो तो वो भी शेयर करिए, क्योंकि जी जी हम जी लोग जी हम लोग भेजूंगी। लगातार अपने जो जो भी लेक्चर्स यहाँ होते हैं, वो हर प्रोग्राम में देखिए, लेक्चर तो ये क्लास तो चल रहे हैं 2 साल हो गए, 1.5 साल करीब है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो चेंजेस आते हैं वो करते रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर गायत्री शर्मा जी जो इस कार्यक्रम को की एक तरह से जनक हैं, जिन्होंने इसको बनाया है, इस तरह से डिजाइन कराया है, हम सब लोग बोल जरूर रहे हैं, लेकिन ये सब गुरुदेव की किताबों से छांट छांट के निकाल निकाल करके, और उनका अपना, चूंकि उनका अपना अनुभव है मेडिकल फील्ड का है, बहुत साल तक उन्होंने काम किया है। और आपको ताजुब होगा कि इस उम्र में भी
हैं, लगभग वो हमारे ख्याल से 75+ तो ही हैं। वो जितना काम करते हैं डिपार्टमेंट में, हम लोगों को भी कभी कभी लगता है कि इतना जरूरी नहीं है, हम उतना नहीं कर पाते, मतलब कहने का ये है जितना वो मेहनत कर रही है। ये नई नई चीजें आपको देने में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, प्रयोग करते हैं, और हर आदमी अपने स्तर से इसको आगे अच्छा बनाने की कोशिश करता है। नहीं, ये बात बहुत सही है सर कि शांति कुंज एक ऐसा विजुअल रिजल्ट दे रहा है, वर्ल्ड वाइड विश्व की बात हम करें कि एक बहुत अच्छा विजुअलिटी एकदम रिएक्शंस दे रहा है कि इस वजह से हमारे देश की स्थिति में जो इंटेलिजेंसी की जो सीक्वेंस है, कहाँ लैक हुआ है और कहाँ पे कम हुआ है, ये सिर्फ शांति कुंज ही, हम तो ऐसा ही महसूस करते हैं क्योंकि हम बहुत जगह घूमते देखते हैं, लेकिन जो यहाँ पे हो रहा है वो कहीं नहीं हो रहा है इस तरीके से। हाँ, आप रंजू जी अपना कैमरा ऑन कर लें, जो लोग आपको देख सकें। और शांति कुंज से आप लगता है जुड़ी हुई भी होंगी, होना चाहिए। मैं सोचता हूँ आप शांति कुंज से अभी तक बहुत ज्यादा तो नहीं जुड़ी हैं शायद। जी, मैं शांति कुंज से जुड़ी हुई हूँ। मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ 2007 की। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, योगा और में उसके आपने बाद किया। मुझे वहां से निकलने के बाद जेआरएफ मिला है। ये श्रेय हम गुरुदेव को ही देते हैं क्योंकि चलिए, उन्होंने ही बहुत मुझे इस क्षेत्र के लिए प्रेरणा दिया है। और अभी एसआरएफ भी मुझे अगस्त को मिला है 2023 को। और ये भी प्रेरणा गुरुदेव को ही जाता है और पूरा डॉक्टर साहब जी को ही जाता है क्योंकि उन्होंने ही इतना अच्छा हम लोग को बिल्डअप किया है वहां से कि हम उसको नहीं बता सकते। वो बहुत बोलेंगे फिर भी कम है वो। चलिए, धन्यवाद, ये बहुत अच्छा है। और अधिकतर मैं देखता हूँ कि रोज जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो साइंटिफिक बेस्ड या कुछ नए तरह के होते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, और इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, डॉक्टर ललिता जी भी कुछ कहना चाहती हैं। डॉक्टर ललिता जी कहिए। नमस्कार सर। सर, आपके बारे में जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और इतने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं। और सर, बेसिकली यही था कि सारा कुछ बहुत अच्छा सा जो शांति कुंज भी कर रहे हैं कि कैसे हम अपने समाज को एक दिशा दे सकते हैं। तो बस, और तो कोई प्रश्न नहीं था, बस मैं तो ये था कि बहुत अच्छा आप कर रहे हैं सर। थैंक यू ठीक है, वेरी मच। धन्यवाद रंजू जी, धन्यवाद। आप कहाँ पे हैं? रंजू जी? जी, मैं बिहार में हूँ। ओके। और बिहार? डीएचएस। जी, बिहार में कहाँ? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, पूर्णिया। ओके ओके ओके। तो अभी आप एसआरएफ किसी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में? नो, ये मेरा इंडिविजुअल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। ओके ओके, जी, थैंक यू। धन्यवाद। चूंकि किसी का कोई प्रश्न नहीं है, समय भी लगभग पूरा हो रहा है, तो मैं इसको समाप्त करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं एक एक दो बातें और कहना चाहूंगा। अक्सर ये क्वेश्चन आया करता था। सुरभि जी ने हैंड रेज किया है। सुरभि जी, कुछ कहना है क्या? पहले आप कह दीजिए, सुरभि जी। जी सर, जी जय गुरुदेव। बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। सर, मेरा ये प्रश्न था कि आपने जिस तरीके से ये आज इंटेलिजेंट की क्लास ली, बहुत ही अच्छी थी। अ, अब इसमें ये है कि आपने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए बताया है, तो इसमें अगर सारी मल्टीपल इंटेलिजेंस हमको अपने बच्चे में देनी है तो हम अपनी आदर्श दिनचर्या का पालन कर सकते हैं। पर यदि आपने एक उदाहरण दिया था सेरेना विलियम्स का, तो यदि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कोई एक इंटेलिजेंस के बारे में सोचे, तो क्या ये सही होगा, या फिर आने वाली पीढ़ी के लिए हम कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं? जैसे हम सोचे कि अपने मन से ही कि वो ये ऐसा बन जाए वैसा बन जाए, तो हम वो पर्टिकुलर एक के बारे में तैयारी करें, या फिर सारी इंटेलिजेंस के बारे में बराबरी से हम तैयारी करें? जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। और अक्सर ऐसा ही होता है कि कभी कभी लोग ये सोचते हैं, माता पिता, ये जो काम हम नहीं कर पाए वो काम बच्चे को कराना चाहते हैं। हम डॉक्टर अगर नहीं बन पाए तो बच्चा बन जाए, हम आईएएस नहीं हो पाए तो बच्चे को बना दें। तो ऐसा, देखिए, ऐसा होता है। लेकिन ये आपके अपने सभी के निर्णय के आधार पर होता है। दूसरा ये है कि बच्चा जो आ रहा है, ठीक है, वो बच्चा अपने भी संस्कार लेकर के आ रहा है। अब वो संस्कार क्या लेकर के आ रहा है और हम उसको क्या संस्कार देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई, अगर आपकी चॉइस है, तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप मान लिया हस्बैंड वाइफ सभी डॉक्टर हैं, घर में सभी डॉक्टर हैं, आप चाहते हैं बच्चा भी डॉक्टर हो जाए,
ठीक है। तो उस तरह की ज्यादा चीजें आप हमेशा डिस्कस करेंगे, उसको बात करेंगे, तो उसमें वो क्वालिटी तो ज्यादा जाएगी, लेकिन ये बच्चे के होने के बाद उसकी क्वालिटी को वॉच करना थोड़े समय तक, और अगर उसकी क्वालिटी कोई दूसरी है तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि अपनी क्वालिटी को थोपना चाहिए। तो ये उस समय ज्यादा आवश्यक होगा। और अभी तो आप अगर आदर्श दिनचर्या का पालन कर रही हैं, इन सब चीजों का पालन कर रही हैं, तो ये सारी क्वालिटीज बच्चे में जाती हैं। और जो भी रिसर्चेज हुई हैं वो ये कहती हैं कि सारी क्वालिटी बच्चे में रहती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि ये क्वालिटीज नहीं रहती, केवल आवश्यकता इस बात की है कि हमें उनको प्रॉपर वे में डेवलप करना होता है। होता क्या है कि आज हम डेवलप नहीं कर पाते। आज बच्चा अगर खेलने में ज्यादा अच्छा है, मैं खुद भी ऐसे कई लाइव एग्जाम्पल जानता हूँ। अपने भी मैं आपको बताऊं कि मेरे एक रिलेशन में एक बच्चा था, उसका खेल में बहुत मन लगता था। तो हम लोग जब भी मिलते थे उससे, तो हम यही कहते थे कि भाई तुम क्या पढ़ाई लिखाई भी कुछ करो, मैं बीए करो, एमए करो, बीएससी कर लो, कुछ पढ़ो लिखोगे, खाली खेलते रहोगे जिंदगी भर। तो हम नहीं जानते थे कि उसकी क्या क्वालिटी है या वो क्या कर सकता है। तो यदि उसे उस फील्ड में ही आगे बढ़ाया जाता तो शायद वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता था। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है और इस तरह से आपको सोचना चाहिए, अपने निर्णय लीजिए, लेकिन ये जरूर सोचिए कि बच्चा अपने संस्कारों को लेकर के आ रहा है, उसके स्वयं की भी संस्कार हैं, और उसका जो अल्टीमेटली इंटरेस्ट हो बाद में उस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए, ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। यहीं पर हम आपको एक बात और बताएंगे जो हालांकि हमारे क्लास से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे जब गर्भ संवाद करते हैं, आज आज क्या है, अधिकतर लोग चाहते हैं भाई लड़का हो जाए। तो आप उससे जब बात कर रहे हैं तो हमें किस तरह से बात करना है। अब सब मान लिया आपके गर्भ में कोई जो है लक्ष्मी जन्म दे रही है, और आप लड़के की तरह से ही उसको संबोधित कर रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरे लड़के हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो सोचिए कि वो लड़की है वो क्या सोचेगी, है। अगर वो सुन रही है, अगर वो सोच रही है, अगर लड़की है लड़का है, तो हमें यहाँ पर बहुत सेंसिटिव होकर के और बहुत सोच करके इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए कि उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, और फिर गंभीरता से चिंतन कम से कम उस पर नहीं करना चाहिए। तो ये बातें मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ। इसीलिए यहाँ पर आपको बताया गया कि जैसे हम अगर संवाद करते हैं तो ये आत्मा, वो आत्मा जो मेरे अंदर पल रही है, इस तरह से आप अगर उसको संबोधित करते हैं तो ज्यादा ठीक होगा। हाँ डॉक्टर ललिता जी फिर कुछ कह रही हैं, बताइए। ठीक है, धन्यवाद। बताइए। प्रणाम सर, मैं ये कहना चाह रही थी सर,